यहाँ कांग्रेस की सरकार काफ़ी दिनों तक रही, यहाँ बसपा की सरकार रही, यहाँ सपा की सरकार रही। एक बार नहीं, दो, तीन बार, चार बार रहे हैं लोग। आखिर उनको भी मौका मिला। 500 करोड़ रुपए की एक बंद पड़ी शुगर मिल मुंडरवा चला दिया। बसपा बिल्कुल एक क्या कहते हैं घाट की तरफ जा रही है, श्मशान घाट जो होता है उसकी तरफ जा रही। इसी चुनाव बाद तो समाप्त हो जाएगी। यदि किसी गाड़ी पर समाजवादी का झंडा है तो समझो एक बड़ा गुंडा उसमें बैठा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बस्ती सदर सीट के भाजपा प्रत्याशी दयाराम चौधरी जी के साथ। दयाराम चौधरी पर भाजपा ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। दयाराम चौधरी इस भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन दयाराम से हम कई सवालों को भी पूछेंगे और उन सवालों को पूछेंगे कि आखिर भाजपा सपा, बसपा और कांग्रेस से कितना लड़ पाएगी, जबकि इतने विरोध के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है और इन योजनाओं को अब विधायक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में किस तरह से लेकर के जा रहे हैं। पहला सवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। दूसरा कि बस्ती सदर को अगर आप इस बार विधायक बनते हैं तो सबसे बड़ा काम आप क्या देंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता है कि बस्ती बहुत पुराना बसा हुआ शहर है और हल्की सी बारिश में यहाँ जल जमाव हो जाता है शहर में। जल निकासी के लिए आज तक कभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरी इच्छा है कि मैं अगली बार एक मास्टर प्लान बना करके और सीवर लाइन डालने के लिए प्रयास करूँगा, जिससे यहाँ जल जमाव से निजात मिल सके। सभी सड़कें भी बहुत पुरानी बनी हुई हैं। आज आबादी बढ़ गई है, ट्रैफिक जाम लगता है, चौराहे सब सिकुड़े हुए हैं। इन सब को प्राथमिकता के आधार पर चौराहों को चौड़ा करना, सड़कों को चौड़ा करना, जल निकासी की व्यवस्था करना, ये सब मेरी प्राथमिकता होगी इस बार के अवसर मिलने के बाद जब चुनाव जीतूंगा। और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत ही, लड़कियों के संबंध में कुछ शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रयास मैंने बहुत किया। मेरे यहाँ सदर है तो शहर की सीट, लेकिन 3 ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक भी पड़ते हैं और किसी ब्लॉक में एक भी लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि बस्ती सदर ब्लॉक में, साहू घाट ब्लॉक में और बनकटी ब्लॉक में, जो मेरे विधानसभा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में लड़कियों के शिक्षा के लिए एक राजकीय इंटर कॉलेज प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए। फिर चूँकि शहर से मेरा 6 एरिया जो है 20-25 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, मुंडरवा वगैरह, वहाँ कभी कभी किसानों के फसलों में आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है और कोई दुर्घटना होता है तो यहाँ से जो दमकल होता है, जो पानी बुझाने वाले यंत्र हैं, वो समय से पहुँच नहीं पाते, काफ़ी विलम्ब होता है। तो मेरी एक इच्छा है कि एक अग्निशमन केंद्र आपके मुंडरवा, जो टाउन एरिया भी वर्तमान में घोषित हो चुका है, वहाँ एक स्थापित किया जाए। ये भी मेरी प्राथमिकता होगी। एक शुगर मिल हमारी पहले से चल रही थी, वर्तमान में बंद हो गई। एक तो शुगर मिल मैंने चलवा दिया मुंडरवा में, दूसरी बंद हो गई है वाटरगंज की। इसको भी मैं चलवाने के लिए प्रयास पूरी तरह से करूँगा। और तीसरा, ये शहर वानों की नदी पर बसा है। कभी कभी लोग नाव से भी इधर उधर आया जाया करते हैं, कभी कोई कूद भी जाता है, कभी कोई और घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कोई एनडीआरएफ की बटालियन नहीं है। जो गोताखोर होते हैं उनकी कोई बटालियन नहीं यहाँ स्थापित है। तो हमको कभी इधर से कभी उधर से मंगाना पड़ता है, या गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे अन्य गोताखोर हैं जो अनलिस्टेड हैं, उनको बुला करके उससे मदद लेनी पड़ती है। तो एक बटालियन मैं एनडीआरएफ की यहाँ स्थापित करवाना चाह रहा हूँ। इस तरह से रोजगार के संबंध में हमारे यहाँ एक औद्योगिक एरिया है, पैलेस बना हुआ। तो सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं, वहाँ सब्सिडी मिलता है उद्योग लगाने पर, सड़कें हैं, नाली है, बिजली 24 घंटा है। लेकिन वर्तमान समय में उसकी हालत बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है। कुछ तो है, जरूर उद्योग चल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उन उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए भी मेरा प्रयास होगा।
दयाराम जी, एक सवाल ये है कि जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सब लोग जो है वो सिटिंग एमएलए थे, सरकार थी, भाजपा के तमाम विधायक जहां क्षेत्रों में जा रहे हैं कई जगहों पे विरोध भी देखा जा रहा है। बस्ती में तो हालांकि ये स्थिति नहीं है, लेकिन बस्ती से जो और भी जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी, उनका ये कहना है कि अपेक्षित विकास बस्ती का नहीं हो पाया। नहीं तो उनको भी तो मौका मिला था। यहाँ कांग्रेस की सरकार काफ़ी दिनों तक रही, यहाँ बसपा की सरकार रही, यहाँ सपा की सरकार रही। एक बार नहीं, दो, तीन बार, चार बार रहे हैं लोग। आखिर उनको भी मौका मिला। अगर आज तक कोई विकास नहीं हो पाया तो वो क्या कर रहे थे? हमने तो आपको बता ही दिया कि जो आपने कहा कि विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारा ही परिवार है। जो टिकट के दौर में लोग होड़ में रहते हैं, मांगते हैं, सबकी इच्छा होती है। उनके मन में टिकट न मिलने पर थोड़ी स्वाभाविक है कि नाराज़गी रहती है। ये हम लोगों के परिवार का मामला किसी कोई विपक्ष ने नहीं किया। जैसे अभी कल हमारे यहाँ भी हमारा एक मैं प्रचार में जा रहा था, 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे एक चौराहे पर। तो वहाँ एक व्यक्ति रुधौली का आया और वो लोग जिंदाबाद नारा लगा दिए। तो वो जो है उसमें एक आदमी ने मुर्दाबाद नारा लगा दिया और एक आदमी उसका मोबाइल से फोटो बना रहा था। लोगों ने उसको पकड़ा, बाबू काहे बोल रहे हो, क्या है, कहाँ घर है? तो बताया मैं भानपुर से आया हूँ, मेरे विधानसभा का भी रहने वाला नहीं है। और जब थोड़ी गहराई से पता किया तो ये पता चला कि वो किसी उम्मीदवार के का वो ड्राइवर है गाड़ी का। तो थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है। एक नाराज़गी और भी देखी जा रही है। जैसे तो आपका साक्षात्कार हम कर रहे हैं और भी जगहों पे कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया से लेकर के और हर जगहों पर ये आप भी देखते होंगे कि लोगों के मन में थोड़ा सा ये है कि रोजगार का साधन भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं उपलब्ध कराया। योगी और मोदी के ही काम को लोग गिनाते रहे। सड़कें बनी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया, जैसे भी बनी सड़कें बनी, विधायकों को वो मौका खुल करके या तो दिया नहीं गया या विधायक क्षेत्रों में गए नहीं, जिसकी वजह से जनता में थोड़ी सी नाराजगी है। अगर आप इस बार विधायक चुने जाते हैं तो क्या ये नाराजगी दूर करेंगे? कैसे, किस तरह से, क्या प्रयास करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो नाराजगी है ही नहीं है। मैंने आपसे बताया लगभग 500 करोड़ रुपए की एक बंद पड़ी शुगर मिल मुंडेरवा चला दिया। वहाँ हजारों लोगों को नौकरी मिल गई। हजारों लोगों को जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ठेला वाले, खोंचा वाले, पान वाले, मूंगफली वाले, सिगरेट वाले, उनको रोजगार मिल गया। एक अच्छा खासा कस्बा है जहाँ के व्यापारी बिल्कुल निराश हो चुके थे और कहीं न कहीं पलायन की स्थिति में थे। वो सब के आज चेहरे पर रौनक आ गई, वहाँ चहल पहल हो गई। रोजगार के नाम पर वहाँ कुछ नहीं तो कई हजार किसानों को सीधे फायदा हो रहा है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के लड़ रही है? देखिए, हम लोग तो क्योंकि हमारे केंद्र की जो योजनाएं हैं या प्रदेश की योजनाएं हैं सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल सुविधाएं भी गांव के आम लोगों को मिल रही हैं। जो गरीब व्यक्ति था, जो कभी उसको कोई पूछता नहीं था, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि गांव के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट नहीं आएगी तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। तो उस पर हमने काम किया है। हमने इसी आपके समाज की एक बहुत बड़ा भाग है जो बैंक माने जानता ही नहीं था कि हमको भी बैंक से आना जाना पड़ेगा, लेकिन जनधन खाता के माध्यम से उन गरीबों को भी बैंक के दरवाजे तक भेजा गया। उसके साथ साथ जितनी सब्सिडियाँ आई सब उसी में आई आपके जनधन खाते के अनुसार। और जो आम आदमी है जिसका कोई सोचता था, तमाम ऐसे गांव में गरीब मजदूर हैं, मजदूरी करते करते इस दुनिया से चले जाते थे, लेकिन पक्का छत नहीं नसीब होता था। केंद्र की सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, हम प्रत्येक छप्पर के मकान को पक्का मकान दे देंगे। लेकिन बीच में एक महामारी आ गई, कोरोना जैसी महामारी, जिससे हमको पूरी सरकार को लड़ना पड़ा, हम सभी लोगों को लड़ना पड़ा। और उस कोरोना महामारी को भी भगाया, जबकि हमारी कोई तैयारी नहीं थी, संसाधन भी वो नहीं थे जो संसाधन होना चाहिए, फिर भी हमने उसको भगाया। और जो प्रवासी थे इधर उधर से आ रहे, उनको भी सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। आज हम लोग भी जानते हैं 18 घंटा बिजली गांव में जा रही है। हम तो 24 घंटा बिजली देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी कोरोना महामारी के नाते थोड़ा सा उसमें हमारी इस योजना में लेट हुआ, लेकिन फिर भी 18 घंटा बिजली हम गाँव में दे रहे हैं, 22 घंटा बिजली आप नगरों में दे रहे हैं, 24 घंटा बिजली हम बड़े शहरों में और ज़िले में दे रहे हैं।
तो उस बिजली के माध्यम से हम किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलता था, आज भी मिल रहा है, वो अगर एक परिवार में 4 भाई हैं, 2-2 बिस्सा ज़मीन है, दलित परिवार का है, मुस्लिम परिवार का है, तो 24,000 रुपया उसके खाते में जा रहा है। तो केंद्र और प्रदेश की जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक, लाभार्थी तक पहुंच रहा है। पिछली सरकारों में बंदरबाट होता था। मुझे एक बात याद है, यहाँ स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए थे, हमारे यहाँ GIC का फील्ड है, और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं 100 रुपया अगर दिल्ली से भेजता हूँ तो 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं, केवल 15 रुपया उसके पास तक पहुँचता है। ये उनके भाषण है। और आज एक बटन अगर दिल्ली में दबती है तो 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में यहाँ आप करके, गांव में आकर के लाभार्थी के खाते में पहुँचता है। अंतिम सवाल से पहले एक सवाल हमारा ये है कि इस चुनाव में आप सपा, बसपा और कांग्रेस को अपने आगे कहाँ देखते हैं? कहीं कुछ है, देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल ICU में है, कोई मतलब ही नहीं है। बसपा बिल्कुल एक क्या कहते हैं, घाट की तरफ जा रही है, श्मशान घाट जो होता है उसकी तरफ जा रही, इसी चुनाव के बाद तो समाप्त हो जाएगी। और जो समाजवादी पार्टी है, ये हल्ला ज़्यादा करती है, और इनकी सरकारों को लोग देखा है। वो नहीं कोई चाहता है कि वो गुंडा राज हो, माफिया राज हो, वो ज़मीनों पर कब्जा हो, भ्रष्टाचार हो। कोई भी नियुक्ति निकलती थी उसमें पता चलता है कितने बिचौलिए हो जाते थे, कितने दलाल हो जाते थे, कि कर्मचारी लुट जाता था अपना पैसा, नियुक्ति हुआ या नहीं हुआ उसको पैसा वसूलने में कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता, उसमें अभी पिछली सरकारों को भी हम लोगों ने देखा, इसी शहर में लोगों ने देखा है, जो तांडव था, जो उनका आतंक था। और जो सही कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यदि किसी गाड़ी पर समाजवादी का झंडा है तो समझो एक बड़ा गुंडा उसमें बैठा हुआ है। ये अपनी जगह पर बहुत ही 100% वो चरितार्थ हो रहा है। अब तो देखिए, सपा का भी तो यही आरोप है, वो भी कह रही है कि भाई इस समय भाजपा भी जो है खाली नहीं है। अगर ऐसी बात है तो वो भी अपराधियों को टिकट दे रही है। देखिए, हम काफ़ी दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। जो समस्याएं जनहित की रही हैं उनको लेकर के हम आंदोलित रहे हैं। हमारे यहाँ मुंडेरवा में 3 किसान शहीद हो गए थे, बसपा की सरकार थी, मायावती ने गोली चलवाया था। तो इस तरीके से कभी बिजली के सवाल पर, कभी पानी के सवाल पर, कभी आपके सड़क के सवाल पर, या कभी किसी के साथ अन्याय हो रहा उसके सवाल पर हम लोगों ने संघर्ष किया है। तो जो संघर्ष किया है तो निश्चित तौर से उसमें कहीं न कहीं हम बस रोक रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपराध तो है ही है। लेकिन यह नहीं है वो छिपा हुआ रहता कि हम जनहित के लिए बस को रोक रहे हैं, कि हमारी सड़क बनवाई जाए तब बस चले। तो उसमें कुछ न कुछ धाराएं हो जाती हैं। उन धाराओं को लोग आपराधिक धारा मानते हैं, माफिया मान लें, वो तो उनकी अपनी परिभाषा है। लास्ट हम इस सवाल पर आते हैं कि बस्ती की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे बस्ती सदर में, और बस्ती सदर की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में जिस जल जमाव को आप बता रहे थे, इसके अलावा भी कोई और समस्या है या जनता से कोई ऐसी अपील? मैंने तो बता दिया कि पिछली बार हमको जो मौका मिला था, 5.5 साल का कार्यकाल बीत रहा है, और उसमें 1.5 साल 2 साल कोरोना को निकाल दिया जाए तो 3 साल का मौका मिला है। फिर भी हमने एक बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है और काम करने की। आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम बस्ती सदर विधानसभा में कुछ नहीं तो 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट कराया है, उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र का भी सरकार का। जल जमाव से मुक्ति के लिए नहीं, तमाम और योजनाएं, जैसे बताया शुगर मिल बन गई, आपके ITI बन गया, आपके 2 विद्युत उपकेंद्र बन गए, जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन की दृष्टिकोण से सुंदर कराने के लिए कई करोड़ रुपया खर्च कर दिया। सड़कों का जो जाल बिछा, जो आज तक कोई जानता नहीं था कि वह सड़कें भी इस तरह बन सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने जो बताया, आपका पॉलिटेक्निक छात्रावास बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। आखिर ये सब पैसा ही तो इन्वेस्टमेंट हुआ। तो कई 1,000 करोड़ रुपया इसमें, कई अरब रुपया खर्च हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ बस्ती सदर विधानसभा में। बाहर की बात छोड़ दीजिए, आगे हमने आपको थोड़ा बता ही दिया कि अपनी प्लानिंग हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आपके जल जमाव के, जल निकासी के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों पर मेरा फोकस है। और दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से इसको मैं कर करके आपको कभी जब मिलेंगे चुनाव बाद तो मैं दिखाऊंगा भी। मेरी मंशा है, क्योंकि हम लोग साधारण परिवार में पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए। हम लोगों ने गरीबी भी देखा है,
हम लोगों ने अन्याय भी देखा है, हम लोगों ने गुंडाराज भी देखा है, भ्रष्टाचार भी, सब कुछ अपने जीवन में देखा है। और ऐसा नहीं है, मैंने अपनी राजनीति ग्राम प्रधान से शुरू किया। उत्तर प्रदेश का कोई पद ऐसा नहीं है जिस पद पर मैं बैठा नहीं। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोकल बॉडी में एमएलसी, यानी सारे पदों पर मैं बैठ चुका। तो मुझके एक एक पद पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे नाइंसाफ़ी होती है, कैसे लोगों को वंचित किया जाता है उनके अधिकारों से, ये सब बड़ी बाखूबी से मैं जानता हूँ। इस नाते उसको निराकरण करने में, उसको दूर करने में, उससे लड़ने में मुझे किसी से सीखना नहीं है, मैं स्वयं देखता हूँ। ये हमारे साथ बस्ती सदर से भाजपा के प्रत्याशी दयाराम चौधरी जी थे। इनकी प्राथमिकताओं को आपने सुना। बस्ती सदर क्षेत्र में वो जल जमाव को बड़ी समस्या मानते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी गिनाया कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को अपने सिरे से उन्होंने यहाँ पर चालू कराया है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।